ये है अपना इंडिया और अपने इंडिया के साउथ ईस्ट में आओगे तो यहाँ पे है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्कीपिलागो कंट्री इंडोनेशिया, जो एक ऐसा देश है जो हजारों आइलैंड से मिलकर बना है। टू बी स्पेसिफिक 17,000 आइलैंड से मिलकर बना है। तो यहीं पे दो आइलैंड से बाली और लोम्बोक, जिनके बीच में वैसे तो बस 35 किलोमीटर का ही फासला है, पर इन दोनों आइलैंड्स पे पाए जाने वाले क्रिएचर्स में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि बाली पे आपको सिर्फ एशियन एनिमल्स दिखेंगे जैसे एलिफेंट्स, टाइगर्स, वुडपेकर, राइनो, पर जैसे ही आप इस बाली से इस लोम्बोक आइलैंड पे जाओगे जो कि बस 35 किलोमीटर ही दूर है, तो वहाँ का दुनिया ही बदल जाती है। क्योंकि इस लोम्बोक आइलैंड पे सारे ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स है जैसे कंगारूस, कोआलास, कुकाटूस। इतना ही नहीं, इन आइलैंड्स के ट्री स्पीसीज भी अलग है, पानी में रहने वाली मछलियां भी और आकाश में उड़ने वाले बर्ड्स भी। और इन दोनों आइलैंड्स के बीच इतना शॉर्ट डिस्टेंस होने के बावजूद भी कोई भी एनिमल अपने आइलैंड से दूसरे आइलैंड की तरफ नहीं जाते। मतलब जमीन पे रहने वाले मैमल्स का तो समझ आता है कि वो पानी क्रॉस करके दूसरे आइलैंड्स पे नहीं जाते, पर यार मछलियां भी नहीं जाती और आकाश में उड़ने वाले बर्ड्स भी नहीं जाते। मतलब इस आइलैंड की तरफ रहने वाली मछलियां इधर ही रहती है और इस आइलैंड की तरफ रहने वाली मछलियां इधर ही रहती है। नॉट ओनली दिस, बर्ड्स जो कहीं भी उड़कर जा सकते हैं वो भी कभी गलती से भी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे नहीं जाते। पर क्यों? वेल, इसका पता लगाया अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने। साल 1859 में वॉलेस ने पता लगाया कि यहाँ पे एक इनविजिबल लाइन है, एक ऐसी लाइन जो लोम्बोक और बाली को डिवाइड करते हुए सदर्न फिलीपींस तक जाती है। और इस लाइन के दोनों साइड वाले क्रिएचर बिल्कुल अलग है और दोनों साइड वाले कोई भी क्रिएचर्स एक दूसरे के आइलैंड पे नहीं जाते। और आप यकीन नहीं करोगे कि वॉलेस द्वारा ये डिस्कवरी इतना इंपॉर्टेंट था कि वॉलेस के इसी डिस्कवरी के बाद चार्ल्स डार्विन को एवोल्यूशन के बारे में स्ट्रॉन्ग बेस मिला और तब जाकर उन्होंने अपनी थियरी ऑफ एवोल्यूशन पे बुक पब्लिश की। बट आखिर रसेल वॉलेस ने ये इनविजिबल लाइन कैसे डिस्कवर की है और आखिर इस इनविजिबल लाइन में ऐसा क्या है कि ये दोनों आइलैंड्स के क्रिएचर्स को अलग करके रखता है? आइए जानते हैं। एक्चुअली इस वॉलेस लाइन का डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुआ था। कहानी को थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। देखो, 8 जनवरी 1823 को वेल्स के एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा होता है अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। अब चूंकि वॉलेस का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, इसलिए इनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती है। बट जब ये बड़े होते हैं तब इनकी दोस्ती हेनरी वॉल्टर बेट्स से हो जाती है, जो कि एक नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट मतलब नेचर को स्टडी करने वाले, नेचर में मौजूद अलग अलग जीव को स्टडी करने वाले, उस पर रिसर्च करने वाले, जिसके वजह से वॉलेस को भी अब नेचर में काफी इंटरेस्ट आ गया था। और तभी से वॉलेस नेचर को एक अलग नजरिए से देखने लगे। नेचर में मौजूद छोटे छोटे क्रिएचर्स सभी के ओरिजिन के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगे। अब वॉलेस को नेचर के बायोडाइवर्सिटी में इंटरेस्ट तो था ही, और उन दिनों स्पेसिमिन यानी कीड़े मकोड़े, नए बटरफ्लाई वगैरह ट्रेड होते थे। मतलब लोग नए नए स्पेसिमिन को पकड़कर इंग्लैंड के रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी भेजते थे, जिसके बदले में उनको पैसे मिलते थे। और इसलिए वॉलेस और वॉल्टर दोनों डिसाइड करते हैं अपने इंटरेस्ट के साथ पैसे कमाने के लिए, और साल 1848 में ब्राजील निकल जाते हैं स्पेसिमिन कलेक्ट करके अपना रिसर्च करने के लिए और उसको बेचकर पैसे भी कमाने के लिए। ब्राजील पहुंचने के बाद दोनों कई साल साथ में रिसर्च करते हैं, फिर दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। वॉलेस अमेज़न रिवर के एरिया में रिसर्च करने के लिए निकल जाते हैं। वॉलेस वहां मैपिंग करते हैं, अलग अलग स्पेसिमिन को कलेक्ट करते हैं जैसे इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, बर्ड्स, और साथ ही साथ स्पीसीज के ओरिजिन का मिस्ट्री भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वॉलेस वहां 4 साल बिताते हैं और फाइनली 4 साल स्पेसिमिन कलेक्ट करने के बाद जब वो शिप से इंग्लैंड जा रहे थे तभी उनके शिप में आग लग जाती है। उनको एक दूसरी बोट रेस्क्यू तो कर लेती है, बट उनके स्पेसिमिन और रिसर्च पेपर मैक्सिमम जल चुके थे। बट फॉर्चुनेटली कुछ रिसर्च पेपर्स को वो जलने से बचा लिए थे, और उन्हीं रिसर्च पेपर्स को यूज करके उन्होंने बहुत सारी आर्टिकल्स लिखी और 2 बुक भी पब्लिश की, जिससे रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी इंप्रेस हुआ और इंप्रेस होकर वॉलेस को उनके न्यू जर्नी के लिए फंड दे दिया। और इस बार की जर्नी थी मले आर्कीपिलागो, यानी यहाँ पे इस मैप में देखो इन सारे आइलैंड्स को मिलाकर मले आर्कीपिलागो कहते हैं। आर्कीपिलागो मतलब होता है बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप। यहाँ पे इंडोनेशिया के 17,000 आइलैंड्स है और फिलीपींस के 7,000 आइलैंड्स। साल 1854 में वॉलेस यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ के अलग अलग आइलैंड्स पे जाकर अलग अलग स्पीसीज को कलेक्ट करने लग जाते हैं और उनके बारे में स्टडी करने लग जाते हैं। वॉलेस यहाँ 8 साल बिताते हैं और कम से कम 1,25,000 स्पेसिमिन कलेक्ट करते हैं। 5,000 स्पेसिमिन तो ऐसे थे जिनके बारे में वेस्टर्न साइंस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बट वॉलेस के यहाँ 8 साल के जर्नी के दौरान एक दिन बहुत अजीब चीज होता है। दरअसल जब वो इंडोनेशिया के बाली आइलैंड से स्पेसिमिन कलेक्ट करने के बाद जब वो बाली से बस 35 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के लोम्बोक आइलैंड पे गए तो वहाँ के क्रिएचर्स को देखकर इनके होश उड़ गए, क्योंकि वॉलेस ने बाली आइलैंड पे सिर्फ एशियन एनिमल्स देखे थे जैसे एलिफेंट्स, टाइगर, वुडपेकर, राइनो, पर लोम्बोक आइलैंड पे सारे ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज के एनिमल थे जैसे कोआलास, कंगारूस,
कुकाटूस, और ये देखकर वॉलेस बिल्कुल अमेज हो गए और वहां रुककर और स्टडी करने लगे। और स्टडी के दौरान उनको पता चला कि यहाँ का पूरा इकोसिस्टम ही अलग है। मतलब इधर के एनिमल्स अलग थे, कुछ ट्री स्पीसीज अलग थे, इधर के बर्ड्स उधर नहीं जाती थी, इधर की मछलियां भी उधर नहीं जाती थी और ना ही उस साइड वाली इधर आती थी। वॉलेस ने इस पे रिसर्च किया और कहा कि इन दोनों आइलैंड्स के बीच एक बायोजियोग्राफी लाइन है, मतलब एक ऐसी इनविजिबल लाइन जो इन दोनों आइलैंड्स के पूरा इकोसिस्टम को अलग करता है। और 1859 में टी.एक्स. हक्सली ने इसी लाइन को वॉलेस के सम्मान में वॉलेस लाइन नाम दे दी है। अब वॉलेस ने इस इमेजिनरी लाइन को ढूंढ तो लिए थे, बट इसके पीछे का रीजन अभी तक पता नहीं लगा पाए थे कि आखिर ये लाइन बनी कैसे और इस लाइन के इधर उधर वाले एनिमल्स में इतना डिफरेंस क्यों है। वेल, इसके पीछे मेन रीजन था प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट्स। मतलब आज के डेट में हम सबको पता है कि कॉन्टिनेंट्स स्टेबल नहीं है, मतलब पास्ट में ऐसे थे और फिर धीरे धीरे मूव होकर आज ऐसे हो गए हैं। बट ये प्लेट टेक्टोनिक वाला कॉन्सेप्ट 1967 में डिस्कवर हुआ था, मतलब वॉलेस के डेथ के करीब 50 साल बाद। बट वॉलेस ने इस वॉलेस लाइन की डिस्कवरी 1854 में ही की थी, जिस समय प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बट फिर भी वॉलेस ने एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि पास्ट में वेस्ट वाले आइलैंड्स यानी बाली वगैरह एशिया से कनेक्टेड होगा और ईस्ट वाले आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया से, और जैसे जैसे पास्ट में जियोग्राफिकल एवोल्यूशन हुआ होगा, इधर वेस्ट वाले आइलैंड्स एशिया से अलग हो गया होगा और इधर ईस्ट वाले आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया से, और सी लेवल बढ़ने के कारण इन आइलैंड्स का लोअर सरफेस पानी से कवर्ड हो गया होगा और यहाँ के एनिमल्स यही ट्रैप हो गए होंगे, और इसीलिए यहाँ की स्पीसीज का एवोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ, जो कि प्लेट टेक्टोनिक के थ्योरी आने के बाद बिल्कुल सही साबित हुआ। इन दोनों आइलैंड्स के स्पीसीज के बीच इतना अंतर प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट के चलते ही हुआ। अब रही बात फिश एंड बर्ड्स की कि आखिर वो वॉलेस लाइन को क्यों नहीं क्रॉस कर पाती, तो एक्चुअली बर्ड्स एक दूसरे आइलैंड्स की तरफ इसलिए नहीं जाती क्योंकि यहाँ जो बर्ड्स रहती है वो नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स है, मतलब ऐसी बर्ड्स जो माइग्रेशन नहीं करती, और इसलिए ये लंबे समय तक उड़ने के लिए अडेप्ट नहीं है और इसलिए ये अपने अपने आइलैंड्स पे ही रहती है। और फिश एक आइलैंड की तरफ से दूसरे आइलैंड की तरफ इसलिए नहीं जाती क्योंकि यहाँ वॉलेस लाइन पे काफी स्ट्रॉन्ग डीप सी करंट जनरेट होता है, जिसके वजह से फिश इस करंट में स्विम नहीं कर पाती, और इसीलिए इन दोनों आइलैंड्स इनफैक्ट इस वॉलेस लाइन के दोनों साइड का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है। अब चूंकि रसेल वॉलेस वहां वॉलेस लाइन डिस्कवर करने नहीं गए थे बल्कि स्पीसीज के ओरिजिन की मिस्ट्री जानने गए थे, इसलिए जब वॉलेस ने ये फाइंडिंग्स की तब उन्होंने तुरंत चार्ल्स डार्विन को एक लेटर लिखा ये बताते हुए, बिकॉज चार्ल्स डार्विन भी उस वक्त ओरिजिन की मिस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहे थे कि सारे एनिमल्स जानवर जीव जंतु कहाँ से आए। और जैसे ही वॉलेस ने अपने इन फाइंडिंग्स को डार्विन के साथ शेयर किए तो उनके कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, और उसके बाद उन्होंने थियरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज कर दी, जो ये बताता है कि धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई, सारे पेड़ पौधे जानवर हम इंसान कहाँ से आए। वैसे मैंने इस टॉपिक पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जरूर देखना। बाय।